जब मौत बिल्कुल सामने खड़ी हो, आंखों में आंखें डालकर देख रही हो, तो इंसान का दिमाग सिर्फ एक ही चीज कहता है, भाग जाओ, अपनी जान बचा लो। अप्रैल 711 की उस रात सिर्फ 7,000 मुसलमान सिपाहियों का एक दस्ता उस साहिल पर उतरा था जहां यूरोप की सुपर पावर अपनी 1 लाख फौज के साथ रूल कर रही थी। हर चेहरे पर मौत का खौफ था। कुछ सिपाही बेबसी से पीछे समंदर की तरफ देख रहे थे कि जहां उनकी कश्तियां खड़ी थीं। जी हाँ, उन्हें सिर्फ एक चीज चाहिए थी, वापसी का रास्ता, मुश्किल वक्त में एक इमरजेंसी एग्जिट। लेकिन उस फौज का कमांडर कोई नॉर्मल जनरल नहीं था। वो मिलिट्री साइंस की किताबों पर यकीन नहीं रखता था और ना ही उसकी नफ्सियात आम इंसानों जैसी थी। उसने अजनबी सरजमीन नहीं देखी, दुश्मन की 1 लाख फौज को ही नहीं देखा, बल्कि अपने 7,000 सिपाहियों की आंखों में छुपा खौफ भी देख लिया और समझ गया कि जब तक वापसी की उम्मीद बाकी है, सिपाही अपना 100% नहीं दे सकते। और फिर उसने वो ऑर्डर दिया जो दुनिया की तारीख में शायद कभी नहीं दिया गया होगा, और वो तकरीर की जो आज भी बेहतरीन मिलिट्री स्पीचेस में से एक समझी जाती है। कौन था वो अजीम जनरल? कोई अरब शहजादा नहीं, बल्कि एक आजाद करदा गुलाम। नाम था तारिक इब्ने ज़ियाद, जिसकी जीनियस स्ट्रेटजी ने स्पेन पर राज करने वाली विजिगोथिक एम्पायर के परखच्चे उड़ा दिए और यूरोप मुसलमानों के कदमों में डाल दिया। लेकिन इस कारनामे पर इनाम क्या मिला? वो कि जिसने यूरोप का तख्त उल्टा था, उसे मिली कैद, गुर्बत, भूख और गुमनामी। आया इस दरीचे पर मुस्लिम तारीख के उस अजीम फातिह की दास्तान सुनते हैं जिनकी कहानी में वो सब कुछ है जो किसी बड़े हीरो का स्टोरी आर्क मुकम्मल करता है। एक हम्बल बिगिनिंग, एक नाकाबिले यकीन कारनामा, और फिर ट्रेजेडी और एक। ये 8वीं सदी का स्टार्ट था। मुसलमान एक तूफान की तरह दुनिया पर छा रहे थे। मशरिक की तरफ, मगरिब की तरफ, शिमाल की तरफ, हर जानिब उनकी फतूहात का डंका बज रहा था। मोहम्मद बिन कासिम सिंध और हिंद पर इस्लाम का परचम लहरा रहे थे, तो सेंट्रल एशिया में समरकंद बुखारा उतैबा बिन मुस्लिम के कदमों में था। और इधर शुमाली अफ्रीका से फतूहात का सिलसिला समंदर के किनारे पर पहुंचकर रुक गया था। वही मकाम आ गया था जिसके बारे में इकबाल ने कहा था, दश्त तो दश्त है, सहरा भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। मुसलमानों ने मिस्र से मराकश तक पूरा शुमाली अफ्रीका फतह कर लिया था और अब उनके सामने कोई दुश्मन नहीं था। बहरे जुल्मात यानी अटलांटिक ओशियन की लहरें थीं बस। लेकिन मिस्र से आगे अफ्रीकिया के सूबे के गवर्नर मूसा बिन नुसैर के लिए यह इलाका दर्द सर बना हुआ था। बर्बर कबाइल सख्त जंगजू थे, किसी की हुकूमत बर्दाश्त नहीं करते थे, बार बार बगावत करते थे। मूसा को अंदाजा था कि अगर इन जंगजुओं को कंट्रोल करना है तो उन पर कोई अरब कमांडर मुसल्लत नहीं किया जा सकता। लोहे को लोहा ही काट सकता है। इसलिए उन्होंने एंट्री दी हमारे मेन कैरेक्टर को, तारिक इब्ने ज़ियाद। उनका ताल्लुक अरब एलीट क्लास से नहीं था, वो तो सन ऑफ द सॉइल थे, मूसा के बर्बर गुलाम थे जिन्हें उन्होंने आजाद कर दिया था उनकी जहानत और बहादुरी को पहचान कर। यही नहीं, उन्हें साहिली शहर तंजा का गवर्नर भी बना दिया था। लेकिन तारिक की एक खास बात ऐसी थी जिसके बारे में मूसा को भी पता नहीं था, वो ये कि वो बहुत ही एम्बिशियस आदमी थे। उनकी नजरें समंदर के उस पार जमी हुई थी, वो इलाका कि जहां से यूरोप शुरू होता था, जहां राज था यूरोप की एक अजीम सुपर पावर विजिगोथिक किंगडम का। वो सल्तनत जो तकरीबन 250 सालों से स्पेन पर राज कर रही थी, जिसके पास 1 लाख से ज्यादा की ट्रेंड आर्मी थी, मजबूत किले और बहुत बड़े खजाने थे। उससे टकराने की हिम्मत किसी में नहीं थी। लेकिन तारिक बिन ज़ियाद के जासूसों ने एक बिल्कुल ही अलग कहानी सुनाई। ये कि विजिगोथिक किंगडम बाहर से जितनी मजबूत नजर आ रही है, अंदर से उतनी ही खोखली है। स्पेन में एक खौफनाक सियासी बगावत हो चुकी थी। एक जालिम और चालाक कमांडर रॉड्रिक बादशाह को कत्ल करके तख्त पर कब्जा कर चुका था। बादशाह के हामी और अवाम उससे नफरत करते थे। यही वजह है कि स्पेन एक प्रेशर कुकर बन चुका था जो किसी भी वक्त फट सकता था। बस उसे फाड़ने के लिए एक चिंगारी की जरूरत थी, और वो चिंगारी रात के अंधेरे में खुद चलकर तारिक बिन ज़ियाद के पास आई। ये था अफ्रीका के साहिल पर मौजूद शहर सियोटा का मसीही गवर्नर काउंट जूलियन, रॉड्रिक के मुखालिफिन में से एक। लेकिन उसके मुखालिफ होने की वजह कुछ और थी। असल में विजिगोथिक दरबार की एक पुरानी रिवायत थी कि सरदार और नवाब अपनी औलादों को तालीम और तरबियत देने और शाही आदाब सिखाने के लिए बादशाह के महल में भेजते थे। असल में ये सरदारों को अपने कंट्रोल में रखने का एक तरीका था ताकि वो बगावत न कर सके। तो काउंट जूलियन की बेटी फ्लोरिंडा भी रॉड्रिक के दरबार में भेजी गई, जहां वो हुआ जो शाही आदाब के बिल्कुल खिलाफ था। रॉड्रिक फ्लोरिंडा के पीछे पड़ गया और बिलाखिर उसकी असमत को दागदार कर दिया। ये बात जब एक खुफिया खत के जरिए जूलियन तक पहुंची तो उसने फैसला कर लिया कि वो रॉड्रिक से इस हरकत का बदला लेगा। उसने अपनी बेटी को दरबार से निकालने के लिए एक बहाना तैयार किया और कहा कि मेरी बीवी बीमार है और अपनी बेटी से आखिरी बार मिलना चाहती है। यूं अपनी बेटी को लेकर दरबार से निकल आया। जब वो जाने लगा तो रॉड्रिक ने उससे कहा, मैंने सुना है अफ्रीका के बाज बहुत अच्छे होते हैं, अगली बार कुछ आला नस्ल के बाज लेकर आना।
जवाब में जोलियन ने एक बड़ा ही मानेखेज जवाब दिया। कहा, खुदा की कसम, अगर जिंदा रहा तो इस मर्तबा ऐसे बाज आपके पास लाऊंगा जो आपने पूरी जिंदगी नहीं देखे होंगे। और फिर जोलियन ने शिकारी बाज ढूंढ लिया। उसने सियोटा वापस पहुंचते ही तारिक बिन ज़ियाद से राब्ता किया। बहुत से अरब बल्कि मसीही मौरख भी कहते हैं कि अंदलुस में मुसलमानों के दाखिले की बुनियादी वजह फ्लोरिंडा का वाकया ही था, लेकिन मॉडर्न हिस्टोरियन इसे एक अफसाना कहते हैं। उनके ख्याल में अंदलुस में मुसलमानों के दाखिल होने की बुनियादी वजह सियासी और माशी थी। हाँ, जोलियन ने मुसलमानों के साथ कॉपरेट किया था, लेकिन जाती इंतकाम के लिए नहीं, बल्कि ये रॉड्रिक के खिलाफ विजिगोथिक अमीरों की खुफिया बगावत का नतीजा था। जोलियन ने तारिक बिन ज़ियाद से कहा कि मेरे पास बहरी जहाज हैं, स्पेन के खुफिया रास्तों के नक्शे हैं, तुम्हारे पास फौज है, आओ और स्पेन फतह कर लो। जी हाँ, स्पेन प्लेट में रखकर तारिक बिन ज़ियाद को पेश किया जा रहा था। उनके दिमाग में जंगी हिकमत अमलियां बनने लगी, नए नए सवालात उठने लगे, लेकिन तारिक ये फैसला अकेले नहीं कर सकते थे। उन्होंने मूसा बिन नुसैर को पैगाम भेजा और मूसा ने दमिश्क में बैठे उमवी खलीफा वलीद बिन अब्दुल मलिक से इजाजत मांगी, जिन्होंने कहा, मुसलमानों को बिलावजह खतरनाक मुहिम में मत झोंको, पहले एक खुफिया स्क्वाड भेजकर हालात का जायजा लो और फिर फुल स्केल अटैक से पहले एक बड़ा ही खुफिया मिशन लॉन्च कर दिया गया। जुलाई 710 में तरीफ बिन मालिक की क़यादत में सिर्फ 400 लोग स्पेन में दाखिल हुए, हालात का जायजा लिया और सब अच्छा की रिपोर्ट के साथ वापस भी आ गए। अब खलीफा का शक दूर हो चुका था, जोलियन की वफादारी भी साबित हो चुकी थी और विजिगोथिक एम्पायर की कमजोरी भी खुलकर सामने आ गई थी। साथ बिज गई, मोहरे सेट हो गए और पहली चाल चल दी गई। 7,000 दीवानों की फौज बहरे रूम की लहरों को चीरते हुए स्पेन की तरफ निकल पड़ी। अप्रैल 711, मौसम बहार की एक अंधेरी रात और बहिरा रूम का खतरनाक समंदर। काउंट जूलियन के तिजारती जहाज अब जंगी जहाज बने हुए थे, जिनके अंदर तारिक बिन ज़ियाद की 7,000 फौज खामोशी से साहिल की तरफ बढ़ रही थी। उस फौज में दमिश्क के शाही दरबार का कोई अरब शहजादा नहीं, कोई खानदानी रईस नहीं। ये तकरीबन सब के सब शुमाली अफ्रीका के वो गरीब, सख्त मिजाज और जंगजू बर्बर थे जिन्होंने अभी अभी नया नया इस्लाम कबूल किया था, और उन्हें लीड करने वाला कमांडर तारिक बिन ज़ियाद भी उन्हीं में से एक था। ये फौज स्पेन के जुनूब में एक ऐसे मकाम पर उतरी जिसके साथ ही एक बहुत ऊंची और हैबतनाक चट्टान खड़ी थी, और यहीं इस चट्टान के किनारे वो वाकया पेश आया जो सबसे ज्यादा मशहूर भी है और सबसे मुतनाज़िर भी। हुक्म दिया गया, कश्तियां जला दो। सदियों से हम यही सुनते आए हैं कि तारिक बिन ज़ियाद ने साहिल पर उतरते ही कश्तियां जला दी थी ताकि वापसी के तमाम रास्ते बंद हो जाएं और फौज सिर्फ और सिर्फ जीत के लिए लड़े। ये इतना मशहूर वाकया है कि अरबी ही नहीं, दुनिया की कई जबानों में एक ज़रबुल मसल है। लेकिन क्या वाकई ऐसा हुआ भी था? बड़े हिस्टोरियंस तो इस बात को अफसाना कहते हैं, बल्कि उन्हें साइट पर भी कर दें तब भी लॉजिक हमें कुछ और बताती है। ये तो हम आपको बता ही चुके हैं कि बहरी जहाज तारिक के थे ही नहीं, वो तो काउंट जूलियन के तिजारती जहाज थे जिन्हें मुसलमानों ने किराए पर लिया था। इसलिए तारिक बिन ज़ियाद उन जहाज़ों को आग लगा ही नहीं सकते थे। फिर एक और बड़ा सबूत भी है, स्पेन उतरने के बाद तारिक को मजीद 5,000 फौजियों की कुमक मिलनी थी। अगर कश्तियां जल गई होती तो वो फौजी कैसे स्पेन आते? अब यहाँ सवाल पैदा होता है कि अगर कश्तियां नहीं जलाई गई थी तो ये वाकया इतना मशहूर क्यों है? असल में तारिक ने कश्तियां जलाई नहीं थी, बल्कि उन्हें फौरन अफ्रीका वापस भिजवा दिया। अब साहिल पर कोई जहाज नहीं था, पीछे गहरा समंदर था और सामने अजनबी सरजमीन पर दुश्मन की फौज। ये काम करके तारिक ने रिट्रीट का रास्ता बंद कर दिया। स्पेन के दारुल हुकूमत टोलीडो यानी तोलेइतला से रॉड्रिक का अजीम लश्कर निकल चुका था। पुरानी किताबें तो लिखती हैं ये लश्कर 1 लाख का था, लेकिन जैसा कि हम पहले भी कई वीडियोस में बता चुके हैं कि इस तरह के नंबर्स सिर्फ और सिर्फ मुबालगा होते हैं, फातेह की जीत को मजीद शानदार बनाने के लिए और दुश्मन की हार को मजीद जिल्लत आमेज दिखाने के लिए। मॉडर्न हिस्टोरियंस का अंदाजा है कि ये लश्कर 25,000 का होगा, और अगर ये नंबर भी मान लिया जाए तो एक मुसलमान के मुकाबले में कम से कम 2 यूरोपीय फौजी थे। इस सिचुएशन में फौज के मोराल को बुलंद करने के लिए तारिक बिन ज़ियाद ने वो खुतबा दिया जो आज भी तारीख में अमर है, बल्कि मिलिट्री हिस्ट्री की वन ऑफ द बेस्ट स्पीचेस में शामिल किया जाता है। ये एक गुलाम की आवाज थी जो यूरोप के महल्लात में गूंजने वाली थी। उन्होंने कहा, अय्युहन्नास अयनल मफर अल बहरु मिन वराइकुम वल अदु इमामुकुम। ऐ लोगो, भागने का रास्ता अब कहाँ है? समंदर तुम्हारे पीछे है और दुश्मन तुम्हारे आगे। अल्लाह की कसम, तुम्हारे लिए सब्र के सिवा और कोई चारा नहीं है। तुम यहाँ इतने बेहैसियत हो कि कम ज़र्फ लोगों के दस्तरखान पर यतीम भी इतने बेवकत नहीं होते। तुम्हारा दुश्मन अपने लाओ लश्कर, असलहे और वाफिर खुराक के साथ तुम्हारे मुकाबले में निकल आया है। यहाँ तुम्हारे पास कुछ नहीं सिवाय अपनी तलवारों के। अल्लाह ने कामयाबी तुम्हारी किस्मत में लिख दी है और इस कामयाबी पर दोनों जहां में तुम्हारा जिक्र होगा। याद रखो, मैं तुम्हें जिस चीज की दावत देता हूँ उस पर सबसे पहले खुद लब्बैक कह रहा हूँ। मैं मैदान जंग में उस कौम के सरदार पर खुद हमला करूंगा और तुम सब मेरे साथ ही हमला कर देना। मैं मर भी जाऊं तो स्पेन की फतह का काम मुकम्मल करना। जंगें बहुत बुरी चीज हैं। किसी भी शिकस्त खाने वाली कौम के लिए जंग एक ऐसा अलमिया बन जाती है कि सदियों तक कौम की नफ्सियात बदल जाती है। कुरान मजीद में भी है ना कि जब बादशाह किसी मुल्क में घुस आते हैं तो उसे खराब और उसके इज्जत वालों को जलील कर देते हैं। लेकिन अफसोस इस बात का है कि इंसानी तारीख का जो भी फैसला कोई मोड़ आया वो जंग की वजह से ही आया। आप पूरी हिस्ट्री उठाकर देख लें, तारीख के हर मोड़ पर आपको डिसाइसिव फैक्टर एक ही नजर आएगा, जंग।
हम आज भी जिस दौर में जी रहे हैं उसे कई जंगों ने तराशा है और इस मॉडर्न दौर की बुनियाद भी 2 वर्ल्ड वॉर्स ने रखी है। तो उस एक मूवमेंट में तारिक बिन ज़ियाद के लश्कर के सामने भी कोई दूसरा ऑप्शन नहीं, उसके आगे भी मौत थी और पीछे भी मौत, और इस सिचुएशन से निकलने का एक ही रास्ता था, जंग। तारिक बिन ज़ियाद के अल्फाज ने लश्कर में एक आग लगा दी थी। ये डू और डाई मूवमेंट था, लेकिन क्या सिर्फ जज्बाती तकरीरों से जंग जीती जा सकती थी? एक टेक्नोलॉजिकली एडवांस फौज को हराया जा सकता था, वो भी उसके होम ग्राउंड पर? बिल्कुल नहीं। इसलिए तारिक बिन ज़ियाद ने तलवार से ज्यादा दिमाग का इस्तेमाल किया और मैदान जंग में पहुंच गए। जरा एक लम्हे के लिए वीडियो को यहाँ रोकें और खुद से एक सवाल पूछें, क्या आप वाकई ये मानते हैं कि 10-12 हज़ार सिपाही सिर्फ जज्बे के जोर पर, तकरीरों के बलबूते पर खुद से दुगनी और टेक्नोलॉजिकली एडवांस फौज को हरा सकते हैं? अगर आपका जवाब हाँ है तो माफ कीजिएगा, आप मिलिट्री साइंस को समझते ही नहीं और तारिक बिन ज़ियाद के दिमाग को तो बिल्कुल नहीं जानते, क्योंकि वो जुलाई 711 में वादी लका के मैदान में लड़ी गई जंग शुरू होने से पहले ही जीत चुके थे। लेकिन कैसे, आइए बताता हूँ। जब स्पेन का बादशाह रॉड्रिक आज के शहर कदीस के करीब गौदलेते रिवर के किनारे पर पहुंचा तो उसका गुरूर आसमान को छू रहा था। उसके सर पर कीमती हीरों और मोतियों का ताज था और वो हाथी दांत से बनी एक पालकी पर सवार था। तारीख बताती है कि रॉड्रिक अपने साथ दर्जनों ऐसे खच्चर भी लाया था जिन पर रस्सियां लदी हुई थी। रस्सियां क्यों? क्योंकि उसका इरादा था कि वो मुसलमान सिपाहियों को रस्सियों से बांधकर गुलाम बनाएगा और टोलीडो की गलियों में घुमाएगा। उसे पूरा यकीन था कि उसकी फौज मुसलमानों को पैरों तले कुचल डालेगी। लेकिन वो कहते हैं ना कि गुरूर इंसान को अंधा कर देता है, और जब आप तारीख पढ़ते हैं तो ये बात आपको बार बार नजर आएगी। हम सल्जूक सुल्तान अल परसलान के हवाले से अपनी वीडियो में आपको बता चुके हैं ना कि कैसे रोमानोस 4 का बिजंतीनी लश्कर तुर्कों के खिलाफ बुरी तरह नाकाम हुआ। तो कुछ ऐसे ही गुरूर में मुब्तला रॉड्रिक भी ये नहीं देख पाया कि उसकी फौज में जो 2 सबसे बड़े बाजू हैं, राइट और लेफ्ट फ्लैंक हैं, उनकी कमांड किसके पास है? ये पिछले बादशाह विटीजा के बेटों और भाइयों के पास थी। वही बादशाह जिसे रॉड्रिक ने धोखे से कत्ल करके तख्त छीन लिया था, और इसी बेपरवाही को इस्तेमाल किया काउंट जूलियन और तारिक बिन ज़ियाद ने। जंग से पहले उन्होंने एक खुफिया मीटिंग में पुराने बादशाहों के हामियों के साथ एक सीक्रेट डील कर ली थी, ये कि जैसे ही जंग शुरू होगी तुम लोग अपनी फौज लेकर मैदान से हट जाओगे। और जब जंग शुरू हुई, 12,000 दीवाने अपनी जानों पर खेलकर रॉड्रिक की फौज से टकराए तो वो समझ रहा था कि अब स्पेनी फौज आगे बढ़कर तारिक बिन ज़ियाद को घेर लेगी। उसने आम हमले का हुक्म दिया, लेकिन जो मंजर देखने को मिला उसने रगों में खून भी जमा दिया होगा। गद्दारी। जी हाँ, हम समझते हैं कि गद्दारियां सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ ही होती हैं। मीर जाफर, मीर सादिक, इब्न अलकमी जैसे किरदार सिर्फ हमारे ही नसीब में आते हैं? बिल्कुल नहीं। दुनिया की हर कौम में ऐसे कैरेक्टर्स मौजूद होते हैं, और यहाँ भी ऐन मैदान जंग में यूरोप की सबसे बड़ी फौज के खिलाफ गद्दारी हो चुकी थी। राइट और लेफ्ट फ्लैंक ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया, और नतीजा ये निकला कि सेंटर में मौजूद रॉड्रिक और उसकी वफादार आर्मी मुसलमानों के नरगे में आ गई। गुरूर का बुत टूट चुका था। रस्सियों से बांधने के ख्वाब देखने वाला बादशाह अब अपनी जान बचाने के लिए एक घोड़े पर बैठकर भाग रहा था। तारिक की फौज के कुछ सिपाही शिकारियों की तरह रॉड्रिक के पीछे थे। दिन गुजर रहा था, सूरज गुरूब हो रहा था कि अचानक उन्हें गौदालेते रिवर के किनारे दलदल में एक सफेद घोड़ा धंसा हुआ नजर आया। उसके करीब ही कीचड़ में एक रेशमी जूता और एक खूबसूरत शाही ताज पड़ा दिखाई दिया, और रॉड्रिक उसका कुछ पता नहीं चला। शायद वो दरिया पार करते हुए दलदल में धंसकर मर गया। अब अंदलुस का दरवाजा खुला था। तारिक बिन ज़ियाद को रोकने वाला कोई नहीं था। एक एक करके वो शहरों को फतह करते चले गए। कुर्तुबा, गरनाता और फिर दारुल हुकूमत मुलैतुला। सोने, हीरो और जवाहरात के वो अंबार थे कि आंखें खीरा हो जाए। तारिक बिन ज़ियाद यूरोप की नई तकदीर लिख रहे थे, लेकिन शुमाली अफ्रीका में बैठे उनके बॉस मूसा बिन नुसैर की आंखों में कुछ और ही था। तारीख का एक बड़ा ही जालिम उसूल है, कभी कभी आपकी सबसे बड़ी कामयाबी ही आपकी तबाही की वजह बन जाती है। तारिक बिन ज़ियाद अंदलुस के तख्त पर बैठे थे, तारीख के पहले गुलाम जो यूरोप के बादशाहों की किस्मत का फैसला कर रहे थे। स्पेन के खजाने उनके पास थे, और हाँ, वो पुरस्कार मेज भी, जिसे मसीही माइदा सुलेमानी या टेबल ऑफ सोलोमन कहते थे। खालिस सोने और जमरुद से बनी वो मेज, जिसके बारे में कहा जाता था कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के खजाने का हिस्सा थी। लेकिन समंदर पार शुमाली अफ्रीका में बैठे तारिक के बॉस और अरब कमांडर मूसा बिन नुसैर की रातों की नींदें उड़ चुकी थीं। जब उन्हें खबर मिली कि तारिक ने तो अजीम शान कामयाबी हासिल कर ली है, तो उनके दिल में एक खौफ पैदा हो गया कि कहीं इस जीत का सारा क्रेडिट उनके गुलाम को न मिल जाए। खलीफा तो समझेगा कि मूसा अफ्रीका में बैठा रहा और उसके गुलाम ने स्पेन फतह कर लिया, और ये कोई अनहोनी चीज नहीं। आप तो आज भी देखते होंगे कि आप जरा सा अच्छा काम कर लें तो उसका क्रेडिट कोई और लेने की कोशिश करेगा, आपका रिश्तेदार, कोई ऑफिस कोलीग, और हाँ, आपका बॉस भी। तो मूसा ने भी कुछ यही हरकत की। उनकी अना ने उनसे वो काम करवा दिया जो उन्हें बिल्कुल जेब नहीं देता था। पहले तो उन्होंने सख्त जबान में तारिक को एक खत लिखा कि मेरी इजाजत के बगैर इतना आगे बढ़ने की हिम्मत कैसे की, जहां हो वहीं रुक जाओ और मेरे आने का इंतजार करो। फिर 18,000 की कहीं बड़ी फौज तैयार की और समंदर पार करके खुद स्पेन पहुंच गए।
यहाँ जो शहर तारिक बिन जियाद ने फतह नहीं किए थे, स्किप करके कैपिटल टोलीडो पहुंच गए थे, उन सब को मूसा बिन नुसैर ने फतह किया और फिर तारिक तक पहुंच गए उनके पर काटने के लिए। तारीख की किताबों में लिखा है कि जब तुलैतला के करीब मूसा बिन नुसैर और तारिक बिन जियाद की मुलाकात हुई तो तारिक पूरे एहतराम के साथ अपने कमांडर को सलाम करने के लिए आगे बढ़े, लेकिन मूसा ने उन्हें गले नहीं लगाया बल्कि सबके सामने उनके चेहरे पर अपना कौड़ा मारा, और सिर्फ ये दिखाने के लिए कि वो अब भी गुलाम हैं, और हाँ, ये भी जाहिर करने के लिए कि हु इज द बॉस। ये तारिक के लिए मेक और ब्रेक का लम्हा था। उनकी 12,000 की फौज अब भी वहीं मौजूद थी। वो फौज मूसा से कहीं ज्यादा तारिक की वफादार थी। वो एक इशारा करते तो यहीं पर मूसा के लश्कर का भी सफाया कर देती। लेकिन ये तारिक बिन जियाद की अजमत की सबसे बड़ी दलील है कि उन्होंने बगावत नहीं की। उन्होंने सर झुका लिया और कहा, मैं आपका वफादार हूँ, जो मैंने किया वो इस्लाम की फतह के लिए था और ये मेरी नहीं बल्कि आपकी कामयाबी है। लेकिन मूसा बिन नुसैर फिर भी नहीं रुके। उन्होंने फातिह यूरोप को गिरफ्तार करके जेल में डलवा दिया और सारा खजाना, तमाम तर माल गनीमत कि जिसमें मायदा सुलेमानी भी मौजूद था, कब्जे में ले लिया, और सबसे बढ़कर ये कि इस जीत का क्रेडिट भी हासिल कर लिया। ये तकरीबन वैसा ही वाकया है जैसा सिंध में मोहम्मद बिन कासिम के साथ पेश आया। वो भी बगावत कर सकते थे लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। लेकिन तारिक बिन जियाद और मोहम्मद बिन कासिम में एक फर्क जरूर था। तारिक सिर्फ तलवार चलाने के माहिर नहीं थे बल्कि एक मास्टरमाइंड भी थे, शायद इसलिए कि मोहम्मद बिन कासिम बिल्कुल नौजवान थे। उम्र सिर्फ 17-18 साल थी, जबकि तारिक बिन जियाद की उम्र फतेह स्पेन के वक्त 40 साल थी। टैलेंट के साथ साथ तारिक के पास तजुर्बा भी था और उन्हें अच्छी तरह अंदाजा था कि मूसा खलीफा के सामने जाकर सारा क्रेडिट खुद ले लेंगे। इसलिए मूसा के स्पेन पहुंचने से पहले ही तारिक ने मायदा सुलेमानी का एक पाया तोड़कर खामोशी से अपने पास छुपा लिया था और उसकी जगह उसी से मिलता जुलता एक नकली पाया लगा दिया था। मूसा को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उनके खिलाफ पूरा प्लान तैयार है। आगे वो होने वाला था जिसने मूसा का कैरियर तो क्या, जिंदगी भी तबाह कर दी। हुआ ये कि जब ये खबर दमिश्क पहुंची, खलीफा वलीद बिन अब्दुल मलिक को पता चला तो स्पेन में अरब और बर्बर कशमकश का आगाज हो गया है, तो उनका गुस्सा आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने बड़ा ही सख्त फरमान जारी किया, दोनों अपनी तलवारें वहीं छोड़ो, खजाना साथ लो और दमिश्क पहुंचकर दरबार में हाजिरी दो। यानी बॉस के भी बॉस की कॉल आ गई। अब तारिक और मूसा दोनों फातिहीन मुजरिमों की तरह दमिश्क जा रहे थे। सोचे, तुलैतुला से दमिश्क आज के मॉडर्न दौर में भी हवाई जहाज से सफर करें तो ये 3,500 किलोमीटर से ज्यादा का सफर बनता है, और तब तो किसी भी तरह 5,000 किलोमीटर से कम का जमीनी सफर नहीं होगा। दो बंदे अपनी सफाई देने के लिए ये मुश्किल और लंबा सफर कर रहे थे और उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि दमिश्क के दरबार में वो ड्रामा होगा जो दोनों के कैरियर बर्बाद कर देगा। साल 715, दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर बनु उमैया का दारुल हुकूमत दमिश्क। खलीफा का दरबार सजा हुआ था और आज कोई आम दिन नहीं था। नए खलीफा सुलेमान बिन अब्दुल मलिक को आज अंदलुस की चाबियां और सैकड़ों ऊंटों पर लदा हुआ खजाना पेश किया जाना था। मूसा बिन नुसैर गुरूर के साथ दरबार में दाखिल हुए और खामोशी से सर झुकाए तारिक बिन जियाद भी चले आए। मूसा ने खलीफा के सामने खजाने के ढेर लगा दिए और फिर वो शाहकार भी पेश किया कि जिसकी धूम पूरी दुनिया में थी, मायदा सुलेमानी। खलीफा मेज देखकर हैरान रह गया और पूछा, मूसा ये मेज तुमने कहां से हासिल की? मूसा का सीना चौड़ा हो गया और अपने ही गुलाम का क्रेडिट चोरी करते हुए उन्होंने तारीखी झूठ बोला कि अमीरुल मोमिनीन, तुलैतुला का शहर मैंने फतह किया था और ये मेज मैंने खुद वहां से निकलवाई थी। दरबार मूसा बिन नुसैर की वाह वाह करने लगा, लेकिन मूसा को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वो किसी और को नहीं, सुलेमान बिन अब्दुल मलिक जैसे बादशाह को धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं। वाह वाह के शोर में अचानक एक गरजदार आवाज गूंजी। खलीफा ने कहा, मेज का एक पाया बाकी पायों से मुख्तलिफ है, क्यों? ये सवाल सुनकर तो मूसा सटपटा गए और जब कोई वजाहत नहीं बन पाई तो तारिक बिन जियाद आगे बढ़े और वो असली पाया सामने रख दिया। दरबार में सन्नाटा छा गया। मूसा का झूठ पकड़ा जा चुका था। ये सबके सामने साबित हो चुका था कि फातिह अंदलुस मूसा बिन नुसैर नहीं बल्कि तारिक बिन जियाद है। लेकिन क्या आपको लगता है कि इस सच के साबित होने पर खलीफा को कोई फर्क पड़ता था? बॉस का बॉस तो उनसे भी आगे की चीज होता है और जियोपॉलिटिक्स और बादशाहों की नफ्सियात इससे भी आगे की चीज। बादशाहों के दरबार में सबसे बड़ा जुर्म सच बोलना नहीं होता, वहां सबसे बड़ा जुर्म होता है बादशाह से ज्यादा पॉपुलर हो जाना। सुलेमान बड़ा ही शक्की मिजाज था और खास तौर पर वलीद के दौर के मशहूर फातिहीन से तो उसे कोई खास ही प्रॉब्लम था। खलीफा जानता था कि तारिक की अफ्रीका और स्पेन के बर्बर कबाइल में बड़ी फॉलोइंग है और अगर ये बंदा वापस स्पेन गया तो उसकी वफादार फौज दमिश्क से बगावत करके स्पेन में अपनी सल्तनत बना लेगी। इसलिए खलीफा ने पहले तो मूसा बिन नुसैर को तमाम जायदाद से महरूम करके कैद में डाल दिया, बल्कि उनके बेटे को भी कत्ल करके उसे वो सजा दी जो शायद उनके गुनाहों से भी ज्यादा थी, और साथ ही जुल्म की इस चक्की में मासूम तारिक बिन जियाद को भी पीस डाला। खलीफा ने तारिक से उनका ओहदा, उनकी फौज और सारे इख्तियारात छीन लिए और हुक्म दिया कि तुम अब कभी अंदलुस या अफ्रीका वापस नहीं जा सकते, तुम दमिश्क में ही नजरबंद रहोगे। वो फातिह जिसके कदमों की चाप से यूरोप के बादशाह कांपते थे, जिसने मुसलमानों की तारीख में 800 साल सुनहरी दौर की बुनियाद रखी। तारीख बताती है कि उसकी जिंदगी के आखिरी दिन बड़े ही दर्दनाक थे। अरबों को कुर्तुबा, तुलैतुला और गरनाता के खजाने लाकर देने वाले को दमिश्क की गलियों में कोई पहचानने वाला नहीं था।
पेंशन तो दूर की बात, उसे 2 वक्त की रोटी के भी लाले पड़े हुए थे। वो गुमनामी के आलम में, बीमारी की हालत में सन 720 में खामोशी से दुनिया से चला गया। किसी को नहीं मालूम कि तारिक बिन ज़ियाद का यौम वफात कौन सा है, उन्हें किसने उसूल दिया। किसी को नहीं पता कि उनका जनाजा किसने पढ़ाया, और आज तक किसी मौर्रिख आर्कियोलॉजिस्ट को ये नहीं पता चल सका कि उनकी कब्र कहाँ है। दमिश्क के बादशाह ने तारिक बिन ज़ियाद से फौज छीन ली, खजाना छीन लिया, शोहरत, दौलत, ओहदा सब छीन लिया, लेकिन वो ये भूल गया कि इज्जत और जिल्लत उसके हाथ में नहीं। और अगर आपको लगता है कि ये जुल्म सिर्फ तारिक बिन ज़ियाद के साथ हुआ था, तो आप तारीख की सबसे भयानक सिस्टमैटिक पर्ज से वाकिफ नहीं। ये कोई इत्तेफाक नहीं था। उस दौर के तमाम बड़े फातिहीन का नाम मिटाने की कोशिश की गई। सबसे पहले सिंध के फातिह मोहम्मद बिन कासिम को, जिन्होंने सिर्फ 17 साल की उम्र में हिंदुस्तान का दरवाजा खोला था, ऐसे ही जंजीरों में जकड़ कर लाया गया, यहाँ तक कि वो बदतरीन अजियत सहने के बाद शहीद हो गए। अगर ऐसा ना होता तो शायद सिंध के बाद हिंद भी फतह हो जाता। फिर फातिह समरकंद बुखारा कुतैबा बिन मुस्लिम, जिन्होंने मुसलमानों की हुकूमत को चीन के बॉर्डर तक पहुंचा दिया था, उन्हें गद्दार और बागी करार देकर कत्ल करवा दिया गया। ऐसा ना होता तो शायद चीन 8वीं सदी में ही मुस्लिम एम्पायर का हिस्सा बन जाता। और फिर तारिक बिन ज़ियाद, जिन्हें रोककर मुसलमानों ने फ्रांस और बाकी यूरोप की फतह के दरवाजे खुद बंद कर लिए। मोहम्मद बिन कासिम, कुतैबा बिन मुस्लिम, तारिक बिन ज़ियाद, इन सब की तबाही, गुमनाम मौत और अजियतों के पीछे एक ही शख्स का दिमाग था। इन सब का कातिल एक ही इंसान था, खलीफा सुलेमान बिन अब्दुल मलिक। क्या वो वलीद बिन अब्दुल मलिक के दौर में होने वाले बदतरीन मजालिम की वजह से ऐसा हो गया था, या उसे ये खौफ था कि कहीं दुनिया उससे ज्यादा किसी और को याद न करे? जो भी हो, सुलेमान ये बात भूल गया था कि तख्त और तलवार पर तो बादशाहों का कंट्रोल हो सकता है, लेकिन तारीख पर बादशाहों का कोई कंट्रोल नहीं होता। तारीख अपना इंतकाम खुद लेती है। आज खुद देख लें, जिनका नाम मिटाने की कोशिश की गई, जिनकी कब्रों का भी नहीं पता, आज 1300 साल बाद भी दुनिया का बच्चा बच्चा उनके नामों से वाकिफ है। मोहम्मद बिन कासिम, तारिक बिन ज़ियाद और कुतैबा बिन मुस्लिम, ये नाम आज भी करोड़ों लोगों के दिलों की धड़कन है। लेकिन सुलेमान बिन अब्दुल मलिक, आज दुनिया में तारीख के तालिब इल्मों के अलावा शायद ही कोई उस नाम को जानता हो। आज तारिक बिन ज़ियाद की कब्र तो मौजूद नहीं, लेकिन समंदर किनारे खड़ा ये अजीम शान पहाड़ आज 1300 साल बाद भी जबल तारिक के नाम से मौजूद है। जिब्राल्टर उनके जिंदा होने की गवाही दे रहा है। क्यों? क्योंकि तारीख हुक्मरानों की लिखवाई हुई फाइलों से नहीं बनती। तारीख बनती है उन दीवानों के खून पसीने से जो अपनी जान लड़ाकर अजनबी सरजमीनों पर लड़ते हैं।